हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी इकाई है यूनिट है 4, तो उसका सेकंड चैप्टर जो है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण हम सब जानते हैं, पर्यावरण मतलब क्या होता है कि पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का पूरा आवरण। प्रकृति यानी प्रकृति संसाधन, वो जो प्रकृति ने हमें दिए, नेचुरल वास्तविक रूप से हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं। इस आधार पर हमें देखना है आज पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये संस्कृत का श्लोक हमारे सामने है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी कि धरती हमारी माता है, हम सब उसके पुत्र हैं। भारतीय संस्कृति ने जो कि प्रकृति को माँ कहा है, प्रकृति को हमने माँ के समान पूजा है। जैसे हमने धरती से संबंध माँ का बना लिया, वृक्षों से संबंध बना लिया, हमने आसमान से हमने पिता का संबंध बना लिया। तो भारतीय जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनको इस बात का ध्यान था कि प्रकृति के बगैर, पर्यावरण के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए इसको अगर स्वच्छ रखना है तो इसे हमें परिवार का रिश्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने उसको माँ कहना, पिता कहना, पूजनीय, ये सब बना दिया ताकि हम उसको नुकसान ना पहुंचाए। हमें पता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो पीपल का पेड़ हमें देता है, हमने उसको क्या करना शुरू कर दिया, पूजना शुरू कर दिया। आंवले का पेड़ जो हमारे लिए स्वस्थ रहता है, उसका हमने क्या करना, पूजा करना शुरू कर दी। तो इस प्रकार भारतीय जो संस्कृति है, ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण करती है, जो क्या पृथ्वी, इसको हमने माँ का नाम दिया और इसका हमारा संरक्षण करना क्या कैसा कर्तव्य हो गया, नैतिक कर्तव्य हो गया। हम जैसे मानते हैं कि राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय, यानी कि अपने राजस्थान के जो बिश्नोई संप्रदाय है, बिश्नोई 20+9 यानी कि 29 सिद्धांतों को, नियमों का फॉलो करने वाला जो ये समाज है, पर्यावरण के प्रकृति को रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए अपने नियमों का पालन ये करते हैं। 21 सितंबर 1730 को हमारे राजस्थान के खेजड़ली गांव जो कहाँ है, जोधपुर में, इसमें बिश्नोई समाज ने के 363 लोगों ने, जिनमें अमृता देवी इनकी क्या थी, नेतृत्व करता थी, इन्होंने अपनी वृक्षों की रक्षा के लिए, खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी जानते हैं ना, हम जाटी का वृक्ष होता है जिसको हम खेजड़ी कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैसे कि जब इनको काटा जा रहा था तो ये चारों तरफ पेड़ों के लिपट गए और लोगों ने, राजा के जो सैनिक थे, उन्होंने इनको काट दिया। इसलिए इन्होंने ये कहा मरते दम कि हमें सिर काट साटे रूख बचे तो भी सिर साटे प्राण, लोगों के कहा कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर सिर के कटने से हमारे पेड़ बचते हैं तो भी हम इसे क्या मानना चाहिए, सस्ता मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग कितने जीवित रहेंगे, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इससे ज्यादा तो नहीं जिएंगे ना हम। लेकिन प्राण, ये जो पेड़ है, ये तो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसलिए हमने इसको, इन्होंने कहा कि अगर हमारा सिर कट जाए लेकिन पेड़ बच जाए तो भी ये सस्ता है। अब आगे देखते हैं हम द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ कन्वर्जेशंस, यानी कि कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। द नीड ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, किस प्रकार हमें पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। हम जानते हैं कि आज जो युग है प्रगति का युग है, प्रगति होती है यानी कि हम प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्नति करते जा रहे हैं, विकास बढ़ता जा रहा है। गति हमारे लिए कष्टधारी सिद्ध हो सकती है। ये कौन सी विकास की गति, किस कारण? इस विकास के कारण हमारा पर्यावरण है जो कैसा होता जा रहा है, दूषित हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वनों की कटाई कर रहे हैं, वनस्पति जीवों को संबंध में कमी आ रही है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। शहरों से, औद्योगिकीकरण से हमें पता है क्या होता है, धुआं निकलता है। शहरीकरण में वृद्धि हो रही है, शहरों में लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, कितनी सारी भीड़ वहां बढ़ी हुई है, तो उससे भी क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तकनीकी अप्रत्याशित हो रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की राख, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। धरती का तापमान क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती का विषय बनी हुई है। किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि भूमंडलीय तापन। जानते हैं हम, एक और जहां दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्या, इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि का न केवल क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, बल्कि मृदा की
मृदा की उर्वरता शक्ति को कम कर रही है, पशुओं हेतु चारागाहों की कमी हो रही है, दूध उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यानी ये सारी कमियां हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो 2016 में क्या कहा कि विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल नहीं मिलता है। यही 2 अरब 60 करोड़ आबादी को क्या साफ सुविधा से वंचित रहना पड़ता है और 30 लाख से अधिक बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। तो विश्व में 97% हम जानते हैं महासागर और समुद्रों में पानी है, पता भी है, और ये कैसा है, खारा, और इसको हम पी नहीं सकते। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, ये अनुपयोगी है, यानी कि इसको हम उपयोग नहीं ले सकते। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान, यानी ग्लोबल वार्मिंग आज भूमंडलीय तापमान, यानी कि हमारा जो भूमंडल है वो क्या हो रहा है, तापन से प्रभावित हो रहा है। यानी कि हमारे जो सूर्य की किरणें हैं उनसे ये क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसे कम करने हेतु दुनिया भर के प्रयास जारी हैं। हम देखते हैं कि कैसे सम्मेलन हो रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी, बाकी जो जागरूक देश हैं उनके आधार पे भी इसकी समस्या को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पहले से हमें ग्रीन गैस हाउस प्रभाव को समझना, यानी कि हमें अगर ग्लोबल वार्मिंग को समझना तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इसको समझने के लिए हमें इस ग्रीन हाउस गैस का थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ग्रीन हाउस उस कमरे को कहते हैं जिसमें पौधे पैदा किए जाते हैं। हम देखते हैं कि बंद होता है, चारों तरफ से कांच का आवरण होता है, इसकी दीवारों में उष्मारोधी पदार्थ और छत कांच की दीवारें बनी होती हैं। सबका सब कैसा होता है, कांच का, जिसमें सूर्य के प्रकाश का वह ऊर्जा पौधों घर में प्रवेश कर जाए किंतु उष्मा बाहर नहीं निकले, यानी कि उष्मा तो अंदर चली जाए परंतु वो बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिले। इस पौधे से घर का तापमान शीत ऋतु में कम नहीं होने से उसके तापमान में वृद्धि करने वाले पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। ये क्या है, ग्रीन हाउस। यानी कि हमने देखा कि इसमें कांच के चारों तरफ बना होता है और उससे क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट उसमें प्रवेश कर जाएंगी, लेकिन उसकी किरणें बाहर नहीं जा पाएंगी, इसका उष्मा बाहर नहीं जाएगी और पृथ्वी के वातावरण में का तापमान बढ़ना भी इसी का एक प्रकार होता जा रहा है। हमारी पृथ्वी प्राकृतिक तौर पर क्या है, सूर्य की किरणों से उष्मा प्राप्त करती है। हमें पता है कि हमें कहाँ से मिलती है उष्मा, सूर्य की किरणें से मिलती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं, वायुमंडल से गुजरती हैं और धरती पर टकराती हैं, फिर परावर्तित रिफ्लेक्शन होकर के पुनः लौट जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर्यावरण गर्म नहीं होगा, प्रकृति गर्म नहीं होगी। धरती का वायुमंडल कई गैसों से बना है, ये भी हमें पता है। इनमें अधिकांशतः क्या है, गैसें धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है, यानी पृथ्वी के ऊपर एक अपना आवरण बना देती है। ये आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को उस सतह से रोक के रखता है, जैसे ग्रीन हाउस में कांच की दीवारें। हमें पता है ना कि ग्रीन हाउस गैस कांच के अकॉर्डिंग चलता है, उसके आधार पर उसको क्या होता है, जो अंदर तो उसकी सूर्य की किरणें चली जाती है लेकिन उसकी उष्मा बनकर के वो बाहर नहीं जा पाती। वायुमंडल के बढ़ते तापमान की तुलना इसलिए ग्रीन हाउस से की जाती है क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित किरणें, सौर किरणें, ये किरणों के लिए प्रदूषित वायुमंडलीय गैसें उष्मारोधी दीवार की भूमिका निभाती है। हमें पता है, हमने बताया कि पृथ्वी पर बहुत सारी गैसों की बनी हुई है, गैसें बहुत सारी हैं, तो वो क्या बना लेती है कि आवरण बना लेती हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो सूर्य की प्रदूषित किरणें हैं या वो जो किरणें हैं उनको धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और प्राकृतिक आवरण बना लेते हैं। इससे पृथ्वी एक गर्म गैस युक्त कमरे का समान हो जाती है। इस तरह की गैसें को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। हमारे समझ में आ गया ग्रीन हाउस गैस को क्या कहा जाता है। इनमें प्रमुख जो गैसें हैं कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, देखना इसको अंडरलाइन करना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन गैसों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये गैसें जो उसका तापमान है उसको बाहर नहीं जाने देती हैं और वो पृथ्वी पर ही रहता है, इसलिए पृथ्वी क्या हो रही है, जल रही है। गैस जो निकल नहीं पाती, निकल क्योंकि इन्होंने अपना ढक लिया है इसको पृथ्वी को, और वो गैस रिफ्लेक्शन होकर के वापस अपनी जगह पर वो किरणें नहीं जा पाती हैं और यही रह जाती हैं। इसलिए हमारा जो भूमंडल है वो तापग्रस्त हो गया है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
यानी कि वार्मिंग के सबसे जिम्मेदार कारक मनुष्य है, हमें सबको पता है, क्योंकि इन गैसों के जिम्मेदार पैदा करने का जिम्मेदार भी कौन है? मनुष्य है। आज हम ऐसा आराम से जीना चाहते हैं, हमें पता भी है एसी जो रेफ्रिजरेटर हमारे जो चलते हैं इनसे कितनी भयानक किरणें निकलती हैं और जो हमारी प्रकृति को नुकसानदायक है। अपने आप में इस सबसे व्यक्ति माना जाता है, बुद्धिशील माना जाता है, क्योंकि इसने सारे आविष्कार किए हैं। इसी ने शीत रहने के लिए फ्रिज का आविष्कार किया है, एसी का आविष्कार किया है, सब मनुष्य की देन है। इसलिए इस जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है उसको पैदा करने का भी जिम्मेदार कौन है? मनुष्य है। मनुष्य द्वारा इन गतिविधियों के कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन इत्यादि गैस ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है और यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी कि कहने का मतलब है सूर्य से वो किरणें आ जाती हैं हमारे और पृथ्वी से वो बाहर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि इन गैसों ने चारों तरफ पृथ्वी के एक आवरण बना लिया। आवरण के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और धरती पर ही रह जाती है और धरती का तापमान क्या हो रहा है? दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों, इनसे गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है और इससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जंगलों की कटाई हो रही है, हमें पता है जंगलों से जो हमें पौधों से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है उस पर कंट्रोल हो गया है, वो कट रहे हैं, बेतहाशा कटाई हो रही है। इसकी अन्य वजह CFC जो हम जानते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यानी कि इसमें जो रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्रों इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन करना, इसको 1 नंबर का प्रयोग है नंबर का क्वेश्चन है। ये धरती के ऊपर बने प्राकृतिक ओजोन के परत को नष्ट करने का काम करती है। कौन? CFC करती है। और इससे सबसे ज्यादा किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर से, AC से, अग्निशमन यंत्रों से। ओजोन परत सूर्य की निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनको धरती पे आने से रोकती है। हमारी जो ओजोन परत है वो क्या करती है? हमारा सुरक्षा कवच है, एक तरह से पृथ्वी का क्या है? वो सुरक्षा कवच है। और वो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनको वहीं की वहीं वो रोक के रखता है, पृथ्वी पर उनको नहीं आने देता। लेकिन क्या हो रहा है? अब ओजोन परत में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा छिद्र हो गया। किस कारण हुआ? इन CFC गैस वगैरह के कारण, कि गैसों से लगातार ओजोन परत है वो जो पतली होती जा रही है और उसमें एक छिद्र भी दिखाई देने लगा है, जिसके कारण क्या हुआ कि पराबैंगनी किरणें हैं सीधे धरती पर आने लगी और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही हैं। ये बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि ध्रुवों पर सदियों से जमी बर्फ, हमें पता है कि हमारे ध्रुवों पर क्या जमी हुई है? बर्फ जमी हुई है, वो लगातार पिघल रही है और जब वो गैस पिघलेगी तो इससे भी क्या होगा? हमारा जल स्तर बढ़ेगा और पृथ्वी डूब जाएगी। यानी दोनों तरफ से हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करना और इसकी बढ़ती मात्रा में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रभाव को बढ़ा रही है। इसका नतीजा क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आता है। कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारे डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ओजोन परत का जो हमारे बनी हुई है, ओजोन गैस का जो हमारी परत बनी हुई है वो उसको रोक लेती है। लेकिन हमने अंदर से क्या करा? पृथ्वी के अंदर से क्या करा कि जो ऐसी घातक गैसेज हमने यहाँ बढ़ा दी है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC जैसी, ये क्या कर रही है? ओजोन परत पे अंदर से टक्कर मार रही हैं और पराबैंगनी किरणें सूर्य की ऊपर से, तो बीच में ओजोन परत का खामियाजा, तो ओजोन परत क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है और पतली होने के कारण वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उसमें क्या हो गया? छिद्र हो गया। और अब छिद्र होने के कारण क्या हुआ कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है और पृथ्वी पे आने के बाद जो हम देखते हैं ना त्वचा के जो रोग हमारे सामने सबसे ज्यादा आजकल आ रहे हैं, वो सब किसके कारण है? इन पराबैंगनी किरणों के कारण ही है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इतना तुम अच्छे से इसको ध्यान दें, रीड करें और सब्सक्राइब करें।